वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कि जो ग्लास स्लैब होती है उसके अंदर से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो चीज़ें हम समझने का काम करेंगे। तो देखिए, एक बेसिक हम कोई ग्लास स्लैब है उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं और मैं डायग्राम इसका प्लॉट करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो टॉपिक है आज, दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये अपने पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। तो इन चीज़ों को हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि मैंने ये कोई ग्लास स्लैब मैंने मान ली है। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे उसको इंसिडेंट करेंगे। पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ए, बी, सिमिलरली सी और एज इट इज़ डी। तो अभी यहाँ पर हम दूसरी चीज़, जैसे मैं रेडिएशन ले लेता हूँ, तो मैंने ये कोई रे ले ली यहाँ पर जो इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट से हमने उसको इंटरसेप्ट कर दिया है। उसके बाद हम सरफेस के ऊपर जहाँ पे इंसिडेंस हुआ सेम पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो मैंने ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रा कर दिया है। तो मेरे पास जो एंगल यहाँ पे बना दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ध्यान देंगे क्योंकि लाइट जो है ग्लास स्लैब के बाहर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। रेयरर से लाइट किस में एंटर करेगी, डेंसर के अंदर। तो हमने रूल पढ़ा होता है कि रेयरर से डेंसर के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो वो कहाँ पे जाएगी, हमेशा टुवार्ड्स नॉर्मल। जैसे मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ कि अब ये जो रेडिएशन है जब रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो कहाँ पे मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो हम यहाँ पे बेंडिंग दिखा देते हैं कि लाइट जो है कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। अब ये इस इंटरफेस के ऊपर जो सी डी लाइन है वहाँ तक लगभग सीधी आएगी क्योंकि अंदर मीडियम सेम है। दोबारा से हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि जो लाइट अब रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पर, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। तो मैंने नॉर्मल प्लॉट किया। अब नेक्स्ट डेंसर से रेयरर, इसका मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो लाइट रेडिएशन अपनी इस प्रकार से चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो एंगल्स अपने पास बने हैं हम उनको डिनोट कर सकते हैं कि ये जो एंगल है मैं इसको नाम दे लेता हूँ R1 एंगल। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बना मैं इसको नाम दे देता हूँ R2 एंगल। और ये अपना आउटसाइड जो एंगल है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एमरजेंस एंगल E से। ठीक है। तो अभी जो लाइट थी वो इंसिडेंट हुई इस प्रकार से और ये आउटसाइड ऐसे चली गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है वो कहाँ पे जाता। तो यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती अपने पास तो जो लाइट है हमने पढ़ा हुआ कि हमेशा कैसे जाती है, सीधी लाइन के अंदर। तो बेसिकली हम इसको दिखा सकते थे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट इस प्रकार से चली जाती। ठीक है। अभी हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पर कि जैसे मेरे पास ये दो पाथ आ गए, ये इसका हो गया ओरिजिनल पाथ, इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो गया अपने पास, ओरिजिनल पाथ। और इस साइड में हमें जो दिखाई दे रहा है इस लाइट को हम बोलेंगे ये इस लाइट रेडिएशन का रिफ्रैक्टेड पाथ हो गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि ये जो डिस्टेंस हुआ अपने पास, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोई भी जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, ये क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये अपना डायग्राम यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आई है उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर
तो सबसे पहले जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किन के बीच में, जो ओरिजिनल पाथ है और रिफ्रैक्टेड पाथ है लाइट का, उनके बीच में। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between original path of light and refracted path. And refracted path of light. तो इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास ये फाइनल इसका जो डायग्राम है, ठीक है। अभी हम इस चीज के अंदर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे और हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा बनाते हैं आगे, जैसे जो इंसिडेंस एंगल है, एमरजेंस एंगल है, उनके बीच में रिलेशन वगैरह। तो सबसे पहले ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, स्लैब का μ2, और आउटसाइड वापस से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कितना यहाँ पर एयर है, तो वापस से μ1। तो मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूँगा ऑन फेस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन फेस ए बी, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन फेस ए बी। तो यदि हम ए बी फेस के ऊपर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट में यही आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मल्टीपल साइन ऑफ एंगल, तो एंगल बार इंसिडेंस एंगल आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दैट इज μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो जो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ2 और अंदर जो रिफ्रैक्शन एंगल है दैट इज साइन R1। तो हम इसको I बाई आर, क्योंकि स्नेल्स लॉ में इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन के साथ रेशो लिया जाता है, तो सिमिलर वे में मैं इसको पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि साइन I ओवर साइन R1 इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1, या इसको हम लिख सकते हैं एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ में। तो मैं लाइट को ऐसे लिख सकता हूँ μ1 से कहाँ पे जा रही है लाइट, 2 मीडियम में। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो सिमिलर वे के अंदर अब मैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो दूसरा फेस है सी डी उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम उसके लिए चलेंगे सेम इसी तरीके से इक्वेशन को राइट अप करने का काम करेंगे। तो इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो अंदर एंगल R2। तो सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे एंगल, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो एमरजेंस एंगल E। तो मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ और ऐसे ही हम एक और रिजल्ट बनाएंगे। तो हम लिखते हैं ऑल्सो ऑन फेस, ऑल्सो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन फेस सी डी। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तो दैट इज सी डी वी हैव। तो इस केस में हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2, तो इनसाइड जो एंगल था मैंने उसको नाम दिया था R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन ऑफ E। तो सिमिलर वे में इसको भी हम डिनोट करेंगे। तो इस बार इंसिडेंस जो एंगल है अंदर वो कौन सा था, R2 एंगल। तो मैं एमरजेंस रिफ्रैक्शन एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन R2 बाई साइन E इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, या हम लिख सकते हैं लाइट कहाँ पे जा रही है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 2। अब जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका हम हाफ हाफ पार्ट लेके एक रिलेशन को बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है उसको मैं 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं एक बार वापस जाता हूँ इक्वेशन 1 के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन I ओवर साइन R1 इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन I ओवर साइन
R1, इसका मल्टीपल सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिखा, साइन R2 बाई साइन E इज इक्वल टू, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अपने पास था μ2 बाई μ1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि μ2 बाई μ1 इंटू μ1 बाई μ2। तो यहाँ से हम इसके अंदर जो भी डाटा सेम है, जैसे वो कट हो जाएगा अपना पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो μ1 है, μ1 से μ1 को हटा सकते हैं, सिमिलरली μ2 से मैं μ2 को कट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है कि साइन I बाई R1 R2 बाई साइन E। तो डायग्राम में वापस चलते हैं। अब देखेंगे इधर, क्योंकि जो नॉर्मल लाइन है और उनके बीच में, दोनों नॉर्मल जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखा रखी है, उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के अंदर एक एंगल R1, इधर एंगल R2। तो इसका मीनिंग R1 और R2 दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर एंगल रहेंगे, इक्विवेलेंट एंगल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल्सो, इसको मैं कट कर देता हूँ और लिख सकते हैं कि एज साइन ऑफ जो R1 एंगल है अपने पास इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 एंगल। तो इतना पार्ट हमने लिख लिया यहाँ पे। अब अपने पास बचता है कि साइन I ओवर साइन E इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ कि साइन I इक्वल टू साइन E। तो अब मैंने पुट कर लिया यहाँ पे साइन I इज इक्वल टू साइन E। तो दैट इज, हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एमरजेंस एंगल। तो हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे बनाया, इंसिडेंस एंगल एमरजेंस एंगल दोनों बराबर आ गए। अब इसी रिजल्ट को वापस लेके जाते हैं और यहाँ से जो हमने वैल्यू थी, अब इस फॉर्म के अंदर हम इसको लेके चलेंगे। तो मैं अगेन इसी रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि मैंने लिखा था साइन मल्टीपल के अंदर कि साइन I बाई साइन R1 इंटू साइन R2 बाई साइन E इज इक्वल टू μ1 से 2 इंटू 2 to 1, ठीक है। तो ये अपना जैसे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में लाइट और सेकंड से वापस फर्स्ट में, तो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी। तो अभी हमने देखा था R1 बराबर था साइन I और E दोनों बराबर हो गए थे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट से सेकंड में मल्टीप्लाई सेकंड मीडियम से यदि हम फर्स्ट में जा रहे हैं तो इज इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास, 1। अब इसके ऊपर अपने पास क्वेश्चन आते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपने ध्यान देना है फॉर्मूला। जैसे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ कि मान लीजिए अपने को बोल दिया जाए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम में वो अपने पास 3/4 है। तो सेकंड का बताओ फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर अभी फॉर्मूला देखा है सेम उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 मैं इसी के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैंने सीधी वैल्यू रख दी 3/4 इंटू सेकेंड की फर्स्ट में इक्वल टू होता है 1। तो अपने पास 2 से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3/4। तो इसका मतलब मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कि सेकेंड मीडियम से फर्स्ट के अंदर अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं जिनको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसी के अंदर जैसे दो टर्मिनोलॉजी अपनी रहेंगी, एक बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों चीज़ को समझना है हमने। तो सबसे पहले जैसे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब बात की जाएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे रेशियो ले रखा है, ठीक है, किस चीज़ का, वैक्यूम का किसके साथ में, कोई भी मीडियम है उसके साथ में। इसका मतलब वैक्यूम और एयर जो है ऑलमोस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम होता है।
तो यदि हम स्पीड को कंपेयर करते हैं किसी मीडियम की वैक्यूम के साथ तो वो बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी यदि मैं रिलेटिव में जाता हूं तो फिर वहां पे वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिर्फ इतना ही डिफरेंस इनके अंदर है। तो इसमें हम नोट कर सकते हैं कि भाई दैट इज की रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium। तो अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलर वे में हम जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कह सकते हैं रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये क्या रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जो दूसरी मीडियम का हम रेशो लेते हैं तो वो अपना क्या बन जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी में एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आता है आगे। तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है रिट्रेस करना अपने ओरिजिनल पाथ को, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो एक सिंपल डायग्राम हम उसका समझेंगे यहाँ पर एक ग्लास स्लैब के थ्रू ही। तो देखो कैसे हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे सेम मैंने ये कोई ग्लास स्लैब यहाँ पे ले लिया, अभी इसके ऊपर हम एक रेडिएशन जो है उसको इंसिडेंट करवा देते हैं। मान लीजिए मैंने ये लाइट रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करवाई अपनी, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट कर लेंगे इसके लिए। तो ये मैंने नॉर्मल यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब जो लाइट है वो अपनी बैंड होगी, रेयरर से डेंसर जा रही है अपने पास, तो हम कह सकते हैं वो बेंडिंग होगी कहाँ पे, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो बेसिकली जो लाइट है वो इस प्रकार से बैंड होगी अपने पास। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है अपने, दैट इज़ अभी जो लाइट है वो बाहर निकलेगी डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर। तो मैं वापस से एक नॉर्मल यहाँ पे खींच लेता हूँ, और डेंसर से रेयरर तो हम जानते हैं रूल बताता है कि लाइट हमेशा कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। अब यदि हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर पुट कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉलिश्ड प्लेन मिरर ये रख दिया यहाँ पर, जिसको हमने प्लेन मिरर अपना ये हो गया, ये कोई प्लेन मिरर मैंने पुट कर दिया। तो इसमें देखेंगे क्योंकि जो लाइट थी वो इस प्रकार से आ रही है यहाँ पे, और ये सेम इधर, और ये इसका रिफ्रैक्शन होने के बाद इस प्रकार से पाथ पे गिर जाती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर पे इंसिडेंस हुई, इंसिडेंस कैसा होगा, नॉर्मल, और नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो इसका मीनिंग उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम पाथ के ऊपर जाएगा। तो ये जो लाइट है वो वापस से इस प्रकार से फ्लो करते हुए बाहर निकल जाएगी। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मिरर पुट किया था, जो प्लेन मिरर है, और ये अपने पास होगी ग्लास स्लैब। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन हम बता सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एक फिनोमिना है ऑफ रिट्रेसिंग ऑफ ओरिजिनल पाथ। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया अभी, तो हम लिख सकते हैं कि द फिनोमिना ऑफ
retracing of original path of light after reflection from plane mirror, कि जो रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम प्लेन मिरर इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इज टर्म्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये बना कि जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी, तो वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपना कहलाता है। अभी इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग से वापस से चलते हैं एक बार, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था, उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म है सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो वो सिंपल सी टर्म है कि जो रिफ्रैक्टेड पाथ और ओरिजिनल पाथ है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब कितनी उसमें शिफ्टिंग होगी है वो हमें कहाँ से पता लगता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू पता लगता है। अब ये मैंने इसकी वैल्यू वगैरह निकाली थी, जैसे आगे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था दोनों फेसेस के लिए, और उसके बाद इंसिडेंस एंगल इमरजेंस एंगल हमने इक्विवेलेंट दिखाया था। और नेक्स्ट हमने फर्स्ट मीडियम से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में यदि लाइट जाती है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के इक्विवेलेंट। तो ये डाटा हमने यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट इसी में हमने देखा था दो टर्म्स थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। अब जो लास्ट टॉपिक अपना था रिवर्सिबिलिटी, तो इससे आगे हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में तो हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे कि जो लेंस होते हैं तो लेंस का मीनिंग क्या होता है। जैसे सभी इतना जानते होंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और एक अपना कनकेव लेंस, ठीक है। तो उनका नेचर, उनकी कन्वेंशंस वगैरह ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो लेंस है इसका मतलब वो एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसके अंदर दो जो सरफेसेस हैं उनमें से कोई भी एक कम से कम क्या हो, कर्व्ड हो, बाकी दूसरा प्लेन भी हो सकता है या फिर हम उसको कर्व भी रख सकते हैं। तो इतना सभी ने ध्यान रखना है कि लेंस होता है क्या है, तो हम कह सकते हैं एक सरफेस है जो बाउंड कर रखा है बाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और कम से कम उनमें से एक क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट इस पे लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि लेंस का मीनिंग क्या होगा अपने पास। तो हम डिनोट कर सकते हैं कि लेंस क्या होता है, इस ट्रांसपेरेंट या स्पेस रीजन, एक प्रकार का स्पेस रीजन है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है, एटलीस्ट one of them is curved। is called lens। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, लेंस। तो अपने पास बेसिकली दो प्रकार के लेंसेज होंगे, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि लेंस अपने पास कितने टाइप के होंगे। लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब उन 2 टाइप्स के अंदर से हम देखते हैं, एक अपने पास होता है कन्वेक्स लेंस। तो एक अपने पास आ गया दैट इज कन्वेक्स लेंस, और एक अपने पास हो जाएगा कनकेव लेंस। अब इसके अंदर तो कन्वेक्स कनकेव है, जैसे इनका सिंपल डायग्राम यदि हम बनाएं तो कन्वेक्स लेंस के अंदर हम इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं।
कि ये जो लेंस है ये अपना कन्वेक्स लेंस है। सिमिलरली दूसरा यदि हम कनकेव की बात करते हैं तो कनकेव अपना इस प्रकार से हम प्लॉट कर सकते हैं। अभी इसमें यदि अपने को दोनों लेंस हाथ में दे दी जाए, किस प्रकार से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए जो थिन, हम इसके अंदर देखें फर्स्ट कि एजिस के ऊपर थिन है, मिडल पोर्शन के अंदर थिक है, तो इसका मतलब वो कन्वेक्स लेंस है। कनकेव के अंदर एजिस जो है किनारे उनके ऊपर वो थिक है, सेंट्रल पार्ट जो मिडल पार्ट है उसके अंदर वो थिन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कनकेव लेंस। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ कि थिनर है अपना, थिनर एट एजिस और यहाँ पे थिक, थिकर एट मिडल कह सकते हो या सेंटर। सिमिलर वे में नेक्स्ट हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो ये यहाँ पे थिक है, थिकर एट एजिस, ये किनारों के ऊपर, और इसको हम लिख सकते हैं कि थिनर एट मिडल। अब बेसिकली इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है तो सेम जैसे मिरर में हमने पढ़ी थी उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट इसको फटाफट से रिवाइज करता हूँ। अब जो नेचर की हम बात करें तो कन्वेक्स जो होता है इसका जो नेचर रहेगा वो अपने पास क्या होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। इसका मतलब यही है कि यदि इसके ऊपर पैरेलल रेडिएशंस गिरेंगी तो ये उनको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। और कनकेव जो होता है बेसिकली इसका जो नेचर है वो अपना क्या है? डाइवर्जिंग है, ये उस लाइट को फैलाने का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसका नेचर क्या रहेगा? दैट इज डाइवर्जिंग नेचर। अब मैं इसका एक डायग्राम आगे लेता हूँ और उससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं कन्वेक्स बनाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने जैसे ये कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ले लिया, अब इसके अंदर ये जो लाइन है एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये टर्म एक डिफरेंट है, ठीक है, और इसको हम नोट करते चलते हैं। ये सेम प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यही, जैसे अब इसके अंदर ये इसका पहला पोल पॉइंट होगा, ये इसका दूसरा पोल पॉइंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यही है कि वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऑप्टिकल सेंटर इनसे बीचों बीच पास हो जाती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है। ऑप्टिकल सेंटर ये नया चीज़ है अपने लिए, तो इसमें हम बता सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट है यदि उसमें से लाइट जाएगी तो वो अनडेविएटेड, बिना कोई डेविएशन के सीधी क्रॉस हो जाएगी। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है कि द पॉइंट एट विच लाइट रे इंसिडेंट passes undeviated, क्यों? बिना मतलब डेविएशन के सीधी वो निकल जाएगी। तो यदि हम इसका डायग्राम दिखाना चाहें तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये जो लाइट है वो एज इट इज सीधी ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस सेम, ये अपनी इमेजिनरी लाइन होती है, तो इसमें हम नोट कर सकते हैं ये अपनी क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। जो ज्वाइन करती है किनको? तो ज्वाइंस पोल ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, जो बीचों बीच चली जाती है
क्योंकि अभी यदि हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो देखिए, अभी पीछे हमने जैसे कनकेव कन्वेक्स पढ़े थे तो हम हाफ सरफेसेस के बारे में पढ़ते थे। अभी यदि मैं इसका कर्वेचर देखूं पूरा, तो यदि मैं इसको प्लॉट करूं तो इस प्रकार से ये एक स्फेरिकल बॉडी ऐसे बनेगी अपनी। तो इसका मतलब है इसका जो रेडियाई अपना रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इधर, ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल इसका सेंटर इधर खींचेगा। ठीक है, तो ये अभी इतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये फिर आगे 12th क्लास वगैरह में चला जाएगा। बाकी अपनी इमेजिनेशन सभी लगा सकते हैं इसके ऊपर कि इस प्रकार से अपने पास चीज़ें होती हैं। ऑप्टिकल सेंटर के अंदर हल्का सा डायग्राम हम चेंज भी कर सकते हैं, इसी को हम दूसरे प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट को सेम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मैंने लेंस लिया अपना, तो अभी यदि हम रे जो है अपनी इंसिडेंट इस प्रकार से करवाएं तो ये जो रेडिएशन है वो ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है, अभी ये रे इस प्रकार से जाएगी यहाँ पर और फाइनली जो पाथ होगा इसका वो इस प्रकार से हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे गुजरी और ये एमरजेंट रे। तो इसका मतलब जब एक इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के पैरेलल हो जाती है, इसको हम लिख लेंगे, ये अपने पास क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट और एमरजेंट बोल दो या फिर रिफ्रैक्टेड रे, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं तो इसका मतलब यही है कि वो दोनों कहाँ से निकली हैं, फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये भी एक कंडीशन है, यदि हम ऊपर से लाइट को डालते हैं तो इस प्रकार से चली जाएगी, और इसके अलावा हम देखते हैं तो हम वो सीधी ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, अभी जो बेंडिंग होगी लाइट की या फिर वो डाइवर्ज होगी, तो वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो लाइट जब भी आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर जो इसका हाफ पोर्शन है वहाँ तक स्ट्रेट आती है हमेशा। तो इसका जो नेचर मैंने बताया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो इनके लिए मैं दो डायग्राम्स यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये अपना कन्वेक्स लेंस था इस प्रकार से, तो दूसरी तरफ मैं इस पे कनकेव बना देता हूँ। तो ये जो रेडिएशंस हैं मैं इस पे दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास होके जा रही है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रेज हैं वो इस प्रकार से रेडिएशंस अपने आ रही हैं। अब हमने पढ़ा है कि जब भी जैसे रेडिएशंस अपनी आएंगी तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आके मिलती हैं जो कि इसका फोकस कहलाएगा। तो ये जो रेडिएशंस हैं इन्होंने इसको कर दिया कन्वर्ज, और कन्वर्ज कहाँ पे किया है, तो दैट इज फोकस पॉइंट के ऊपर। तो हमने देखा ये रेडिएशंस आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ पे हुई, मिली है अपने पास फोकस के ऊपर। तो ये इसका कन्वर्जिंग नेचर अपना बताता है कि लाइट इस प्रकार से कन्वर्ज हो जाती है। तो कन्वर्जिंग नेचर अब सभी को क्लियर हो गया होगा किसके अंदर मिलता है अपने पास, तो दैट इज कन्वेक्स लेंस। तो दूसरी तरफ अभी इसी चीज़ को हम डाइवर्ज करेंगे, तो डाइवर्ज के लिए देखिए आप कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने मान लिया ये एक रेडिएशन यहाँ पे लेके आया मैं, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन प्लॉट की। अभी हमें पढ़ा होता है कि जो लाइट है भाई इसका नेचर था डाइवर्ज करना, तो ये लाइट को इस प्रकार से फैला देगा। अब ये दोनों रेडिएशन आगे की तरफ मीट नहीं कर सकती,
तो इसीलिए हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेस करेंगे। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका फोकस कहलाता है। पैरेलल बीम अपने पास इंसिडेंट की और ये इस प्रकार से चली जाती हैं। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे यहाँ पर, इसने इनको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्जिंग नेचर ये अपने पास किसका हो गया, तो दैट इज कनकेव लेंस। अब इस चीज को, ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं कि इसके पास क्या होता है, दैट इज रियल फोकस। इसीलिए आप इसकी साइन कन्वेंशन भी यहीं से समझ सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होगी इसमें वो क्या ली जाएगी, दैट इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो फोकल लेंथ है इसकी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो दूसरी तरफ हम यदि इस चीज़ को कनकेव के लिए जाते हैं अपने पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो इसका फोकस है ये इसका वर्चुअल फोकस कहलाता है। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो अपने पास क्या होगी है, नेगेटिव। तो ये दोनों चीज़ें अपने यहाँ से हमने इनको समझना है। अब इसमें जो साइन कन्वेंशंस आती हैं उनको पढ़ते हैं हम, और कुछ रूल्स अपने रहेंगे। तो साइन कन्वेंशन पार्ट हम देखते हैं। तो देखो, तो साइन कन्वेंशन के अंदर जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि वहाँ पे हमने देखा था कि डिस्टेंसेस जो होते थे वो कहाँ से मेजर किए जाते थे, पोल पॉइंट से मेजर किए जाते थे। मिरर और लेंस में हल्का सा डिफरेंस है, ये हमने लेंस यहाँ पे प्लॉट किया। इसके अंदर जो ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मैं पैरेलल एक अपनी बीम बना देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे। तो दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है, सेम जैसे लास्ट हमने कवर किया है कि डिस्टेंसेस इस तरफ और डिस्टेंसेस इस तरफ। एक डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ, एक डिस्टेंसेस अपने नीचे की तरफ। तो देखिए इधर सबसे पहले तो बात आती है कि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट इसके अंदर कि ऑल द डिस्टेंसेस will be measured from पोल पॉइंट। हमेशा कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल पॉइंट से। सेकेंडली इसके बाद डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैंने ऊपर एरो दिखाई है तो इस तरफ वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अगेंस्ट इट रहेंगे उनका साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये भी अपना पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव वाइल इसके जो अगेंस्ट होंगे आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हम देखें कि डिस्टेंस इज अबो प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि अबो प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर यदि ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपने पास क्या हो जाएंगे, दैट इज नेगेटिव। तो ये इसका लास्ट पॉइंट रहेगा अपने पास कि थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज अबोव प्रिंसिपल एक्सिस। above principal axis are taken positive
while below it are taken negative. तो ये अपने पास इसमें रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इनके अपने पास इमेज फॉर्मेशन आएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन जो पार्ट है इसके अंदर वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वगैरह, और लेंसेज, उनके नेचर और उनके साइन कन्वेंशंस वगैरह। बेसिक टर्मिनोलॉजी में सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर अपना डिफरेंट है, इसके अलावा जो डेफिनेशंस होती हैं वो सारी हम पहले मिरर पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो वो आप लास्ट वीडियो के अंदर एसेस कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही।